टीवी 9 भारतवर्ष में अड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। खबर अच्छी नहीं है। तारीख वही है 26 दिसंबर 2005 आपको याद होगा। और एक बार फिर से देखिए क्या हो रहा है। नेपाल में जल संहार, रेड अलर्ट, यूपी टू बिहार। तारीख एक बार फिर से 26 है, 26 अगस्त 2026। आज सुबह इन जगहों पर खासतौर से नेपाल का रसुआ, उन जगहों पर जहां पूरे के पूरे गांव वॉश आउट हो गए, जहां पूरे गांव में लोगों का पता नहीं चल रहा है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हों, वो पुल हों, तिनके की तरह बहते हुए नजर आए। इस प्रचंड वेग में पानी के कोई आगे ठहर नहीं पाया। और अब बताया जा रहा है कि नेपाल में आई इस भीषण बाढ़ के बाद वहां तो जो तबाही है वो भीषण तबाही है, लेकिन भारत में 1751 किलोमीटर लंबी जो सीमा है उसमें सशस्त्र सीमा बलों के सभी जवानों को आगाह कर दिया गया है। नेपाल के से लगे हुए इलाकों में, वो बिहार के इलाके हों, उत्तर प्रदेश के सभी जगह लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। ये अचानक ये आपदा आई क्यों, और क्या इसमें कुछ भी ऐसा है जो मानव निर्मित है? क्या ये इंसान की गलती की वजह से कहीं कुछ हुआ है, या ये प्राकृतिक आपदा है पूर्णतः और इसमें कहीं कोई कुछ कर नहीं सकता था? ये समझने की भी कोशिश करेंगे। इस वक्त की अपडेट भी आपको दिखाएंगे, कैसे लोग बेबस नजर आ रहे हैं, तिनकों की तरह सब कुछ बहता हुआ नजर आ रहा है, वो आपको बताएंगे। पहले देख लीजिए ये हुआ क्या है। तिब्बत में ये कहा जा रहा है कि अचानक बेहद ज्यादा बारिश हुई, बादल फटने जैसी, या यहां एवलांच हुआ, और या फिर यहां ग्लेशियर लेक कोई उसमें आउटबर्स्ट की वजह से यह स्थिति बनी है। और उसके बाद यहां से चलता हुआ पानी जो आगे पहुंचा भोटेकोशी, नेपाल में भीषण तबाही इस नदी ने मचाई। पहले बताया गया कि लेंदे नदी जो उधर से निकलती है उसके रास्ते में आकर एक कोई बड़ी ग्लेशियल चट्टान आकर उसका रास्ता रोकती है, और उसके बाद अचानक जब वो बाधा हटती है तो प्रचंड वेग से पानी वहां से निकलता है और सामने आने वाली हर एक चीज को बहाता हुआ ले जाता है। और फिर आगे देखिए, यहां से ये त्रिशूली नदी जो कि नोवाकोट में है, त्रिशूली नदी ने नोवाकोट में भीषण तबाही इस कदर मचाई है, वो आपको दिखाऊंगा तस्वीरें, आप सिहर जाएंगे। बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, विचलित हो सकते हैं आप। और नारायणगढ़ नेपाल, वहां तबाही के बाद ये वाल्मीकि नगर बिहार नेपाल सीमा के पास 170 किलोमीटर बिहार बॉर्डर से जिसकी दूरी है, यहां तक इसकी खतरनाक तरंगे महसूस की जा रही हैं। लोगों को सावधान रहने के लिए कह दिया गया है। बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे जो नेपाल गए हुए थे अलग अलग देशों से, उसमें से भारत से जाहिर है गए हुए टूरिस्ट की, और वो जो खास तौर से इस रास्ते से आगे भगवत दर्शन के लिए, कैलाश के लिए आगे जाना चाहते हैं, वो लोग भी आगे पहुंचे हुए थे, और उनमें से भी बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अभी तक जो प्रभावित लोग हैं, मिसिंग लोग हैं, उनमें भारत से गए हुए सैलानियों की संख्या 133 बताई जा रही है। पूरा अपडेट मैं आपको दूंगा। फिलहाल ये खबर देखिए, नेपाल में जल प्रलय से भीषण तबाही हुई है। सैलाब में बह गए हजारों लोग। अब तक 18 लोगों के शव बरामद हुए हैं। 150 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 133 भारतीय समेत 400 से ज्यादा पर्यटक लापता हैं। तबाही के वक्त मची चीख पुकार की तस्वीरें यहां पर आप देख रहे हैं। देखिए जरा, ये देखिए आप। इसके पहले इतनी भीषण प्राकृतिक आपदा की जो तस्वीरें दुनिया ने देखी वो जाहिर है सुनामी के वक्त देखी थी, और इस वक्त देखिए यहां से आने वाली चीख पुकार की आवाजें में सुनिए, यहां की त्रासदी को महसूस कीजिए। और एक और नेपाल की तबाही का एक और वीडियो आपके सामने। जान बचाकर भागते दिखे लोग, बच्चों को वहां से कैसे बहा कर ले गया ये सैलाब। देखिएगा जरा, ये सैलानी हैं जो ऊंची जगह की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, और यहां पर देखिए इस लाल दायरे को बहुत ध्यान से देखिए, लोग तिनकों की तरह बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक उन्होंने जैसे इस बात को भांपा कि लगता है बहुत प्रचंड वेग से बहुत सारा पानी आ रहा है इस तरफ, वो ऊंचाई वाली जगहों की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इतने में ही पानी कैसे अपने साथ बहा, ये देखिए आप। और फिर उसके बाद वहां जो इस वीडियो को बना रहा था वो भी इन तस्वीरों को बर्दाश्त नहीं कर पाया। बच्चे बहते हुए आपको ये देखिए आप, वो जो आपको वेग के साथ, हालांकि उसको क्योंकि ये थोड़ी दूरी से ली गई तस्वीरें हैं, आप वैसे डेसिफर नहीं कर पाएंगे कि पूरे तौर पर इंसान आपको करीब से
वैसी तस्वीरें दिखाई दे। लेकिन ये देखिए यहाँ से ये बच्चे कैसे आगे बढ़े हैं। और जैसा मैं आपसे पहले कह रहा था, 2004 26 दिसंबर वो भयानक सुनामी की तस्वीरें, तब जो इस तरह की तस्वीरें आपने देखी थी। यहाँ वजह दूसरी है, सुनामी नहीं है, लेकिन वैसी ही प्राकृतिक आपदा की तस्वीरें। तारीख एक बार फिर से 26 और इस बार 26 अगस्त 2026, तब 26 दिसंबर 2004 था। और यहाँ देखिए कितनी खतरनाक ये तस्वीरें, लोगों का बहना देखिए और इनकी बेबसी देखिए। वो अचानक ये भांपते हैं कि इस नदी में अब बहुत तेजी के साथ पानी बढ़ता चला जा रहा है। वो वहां से भागने की और ऊंची जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके कदम उतनी तेज आगे नहीं बढ़ पाए जितनी तेजी से उधर से आते हुए पानी ने उनको पकड़ लिया। और फिर उनके कदम उस जगह पर टिक नहीं पाए और वो वहां से बहते चले गए। और सेकंड्स में आप देख रहे हैं, ये देखिए कुछ सेकंड्स में वो कितने आगे बहकर निकल गए हैं। किसी के पास ये मौका नहीं है कि कुछ फेंक कर, किसी लकड़ी को फेंककर, किसी कपड़े को फेंककर किसी को बचाने की कोशिश की जा सके। केवल बेबसी में खड़े होकर देखते रहने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता है। और यहाँ आप इन तस्वीरों में, ये सबसे ताज़ा तस्वीरें हैं जो इस वक्त आई हैं। ये जाहिर है विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, सेहरा देने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन क्योंकि खबर है हमें आपको दिखाना पड़ेगा। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको वो एंगल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद सेकंड्स में कैसे पानी स्वेल कर गया नदी में, और इतने ज़्यादा वेग के साथ आया कि फिर उसके सामने किसी की कोई पेश चली नहीं। यहाँ सैलाब की एंट्री हुई, जहाँ से सैलाब की एंट्री हुई उस जगह का वीडियो ये देखिए। यहाँ से सैलाब एंटर होता है, मतलब यहाँ से वो स्थिति बनती है कि पानी इन नदियों में बढ़ता चला जाता है। और वो भोटेकोशी हो या लेंधे हो, अचानक इन नदियों में जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, त्रिशूली हो, और फिर ये आसपास की जगहों के लिए बन जाती हैं काल। यही नदियां इन जगहों पर लोगों को जीवन और पोषण के लिए पानी भी देती रही हैं। लेकिन आज यहीं पर अचानक इतनी ज़्यादा बाढ़ कि फिर लोगों के पास खुद को संभालने के लिए कोई विकल्प बचा था नहीं। ये देखिए यहाँ पर असल में कई नदियां हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, और अचानक उनमें आया हुआ ये पानी फिर इतना ज़्यादा हो गया, इतने ज़्यादा वेग में आ गया कि उसके सामने वो पुल हो, वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हों, वो बस्तियां हों, वो घर हों, कुछ बचा नहीं और लोग बेबस, एकदम बेबस नजर आए। सवाल ये है कि कहा यह जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से आपको बेशक ये समझ में ना आए कि इसमें क्या, इस आपदा में कोई इंसान की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, लेकिन अगर उसकी जड़ों तक आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप ये जरूर पाएंगे कि इंसान ने कुदरत को नजरअंदाज किया है और उसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं आपको ये समझने में मदद करेंगे कि वहां के हालात क्या हैं, इस आपदा के बारे में कहीं कोई कुछ ऐसा कर सकता था क्या जो पहले से तैयारियों की श्रेणी में आता, और अब जबकि ऐसा हो गया है क्या ऐसा हो सकता है जो इससे होने वाले नुकसान को कम से कम कर सके और साथ में आने वाले दिनों के लिए एक इबरत भी साबित हो सके। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप राणा जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नेपाली कांग्रेस के, अभी उनका इंतजार फिलहाल हम कर रहे हैं। अशोक अधिकारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं काठमांडू से। इसके अलावा PK मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट रहे हैं। डॉक्टर OP मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी एंड सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। खास तौर से भूगर्भीय हलचल कहाँ क्या ऐसा चल रहा होता है भूगर्भ में जो सतह में विनाशकारी हो सकता है, वो OP मिश्रा साहब हमें बता सकते हैं। लेकिन पहले मैं जानना चाहूँगा अशोक अधिकारी जी से इस समय के अपडेट्स क्या हैं, वो जो आपको लगता है यहाँ हमारे दर्शकों के साथ आपको साझा कर देने चाहिए। देखिए सर, अभी जो परिस्थिति है एक तरह का नेपाल में सन्नाटा है। और जैसे कि आपने कहा 18 से ज़्यादा डेड बॉडी मिल चुके हैं और अभी तक 200 से ज़्यादा जो घायल लोग हैं उनको रेस्क्यू करके काठमाडौँ और रसुवा और धादिङ के विभिन्न अस्पताल में उपचार शुरू कर दिया है। लेकिन बात ये है कि जो अभी आपने एक स्कूल के बच्चे का जो तस्वीर दिखाए थे, वो नुवाकोट का एक स्कूल है, वहाँ से बहुत सारे बच्चे अभी भी लापता है। कम से कम 300 से ज़्यादा स्टूडेंट अपने घर वापस पहुँचे, लेकिन
उन्हीं संख्या में अभी भी वो स्टूडेंट उन्हीं संख्या में लापता है। और जैसे कि रसुआ में जो बाढ़ अभी आया, आज सुबह आया था, उसका एक प्रारंभिक अध्ययन भी कर लिया है। विशेष रूप से एक्सपर्ट की टीम ने रसुआ जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाही मच गया, वहाँ से कम 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व नेपाल और चीन सीमा क्षेत्र में हिम चट्टानी पहिरो और बाढ़ पहिरो जाने के लैंडस्लाइड होने के वजह से ये तबाही मच गया। ऐसा सैटेलाइट तस्वीर और ये राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरण ने ये घोषणा किया है कि नेपाल चीन बॉर्डर रसुआगढ़ी नाका से 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हिम चट्टानी पहिरो जाने के वजह से ये तबाही मच गया। मतलब क्या ये ग्लेशियल आउटबर्स्ट है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट है? क्या इसको ऐसे समझा जाना चाहिए? आप कह रहे हैं बड़ी हिम चट्टान थी जिसमें स्लाइड की वजह से ऐसा हुआ है। क्या ये हिम चट्टान असल में एक जगह ग्लेशियर के पानी को रोके हुई थी जो कि इतनी प्रचंड वेग से फिर सामने आया है? हाँ जी, जैसे कि अभी जो हिमताल में जो अभी जलवायु परिवर्तन के कारण से ये जो पिघलने वाला प्रॉब्लम है, इसी तरह का ये मामला है। ये अध्ययन ने ये कहा है कि वो अब इसका पूरा प्रतिवेदन क्या कहेगा और उसके बाद ही ये क्या ये ऑफिशियल है क्या? मतलब ये वहाँ के जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब मैं इसको लेकर ओपी मिश्रा जी के पास जाना चाहता हूँ। ओपी मिश्रा साहब, क्या डेसिफर कर पाए, क्या इसमें से निकाल पाए ऐसा जो जानकारी के तौर पर हमारे दर्शकों को बताया जाना चाहिए है? और यदि इसको वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो जो नेपाल और तिब्बत का जो क्षेत्र है वो ग्लोफ से भी एसोसिएटेड है और वहाँ पर एवलांचेज भी हैं। और आप जैसा पता है कि सुबह में 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ, जो कि काफी ट्रिगरिंग फैक्टर होता है ऑलमोस्ट ऑल सेकेंडरी डिजास्टर्स का। वो चाहे एवलांच को गिराने के लिए अगेंस्ट ग्रेविटी हो। सर ओपी मिश्रा जी, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं, मतलब अब ये तय माना जाए, क्योंकि ये बता रहे हैं कि ऑफिशियल वर्जन है, ये आधिकारिक रूप से बताया गया, मतलब ये बादल नहीं फटा है, ये ग्लोफ है। क्या ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, ये तय माना जाए सर? ये देखिए, ये सैटेलाइट इमेज से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्लोफ जो है काफी है नेपाल में, उस क्षेत्र में भी ग्लोफ हैं, लेकिन एवलांचेज के फटने से भी ऐसी त्रासदी होती है। तो मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्लोफ के फटने से भी होगा, या आपका जो मोरेन टूटता है, सेस्मिक अर्थक्वेक एक्चुअली ट्रिगरिंग फैक्टर है जो कि ग्लोफ के मोरेन को तोड़ा है, और इसलिए वहाँ पर पानी आए हैं, और उससे अर्थक्वेक से भी एवलांचेज जो है वो उसका काफी जो हिम सिक्के जो स्लैब्स जो गिरे हैं। तो ये मानना है तय है कि क्लाउड बर्स्ट नहीं है, एक्टिविटी आज रिकॉर्ड की गई है क्या सर? हाँ, अर्थक्वेक रिकॉर्ड है 4.4 मैग्नीट्यूड का 8:30 बजे करीब 8:35 के में। यूएसजीएस ने भी रिपोर्ट किया इसको। और ये काफी शक्तिशाली अर्थक्वेक इसलिए माना जाता है। ये आपका चोराबारी लेक याद होगा आपको 2013 में जो श्री केदारनाथ जी के में हुआ था, तो 3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक का एनर्जी 10 टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव ट्राइन्यूक्लियर टर्बिन के बराबर होता है। और यदि 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक तो समझिए कि 33 टाइम्स ऑफ द 10 टन्स ऑफ द एक्सप्लोसिव। तो ये सोचिए काफी है कि इसको तोड़ने के लिए, और पानी का यदि पूरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अपना होता है तो डैम को भी तोड़ता है। ये बहुत ये आप जो बात कह रहे हैं मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन सबसे खतरनाक किस्म का सबसे खतरनाक किस्म के विस्फोटकों में से एक माना जाता है, और 4 मैग्नीट्यूड का अगर भूकंप है तो 10 टन ट्राइनाइट्रोटोलुइन में विस्फोट वाला प्रेशर पड़ता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी होता है, और इस वजह से वहां ये जो इस तरीके की झीलें होती हैं जो कि ग्लेशियर की वजह से बनी होती हैं, उनमें आउटबर्स्ट होता है, और इसी को कहा जाता है ग्लोफ, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। और इसकी वजह से इस तरह की स्थितियां बनती हैं। यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इसके साथ साथ एवलांच भी जिम्मेदार हो इन स्थितियों को बनने के लिए। नेपाल बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा दुखद है, लेकिन खबर है बतानी पड़ेगी आपको, बढ़ गया है। बाढ़ से अब तक 22 लोगों की मौत हुई है।
नेपाल में 400 से ज्यादा लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा 133 भारतीय अब तक लापता हैं। मतलब यहां पर पहुंचे हुए लोगों में, सैलानियों में बड़ी तादाद भारतीय पर्यटकों की थी और उनमें 133 लोग लापता बताए जा रहे हैं। यहां फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसकी तस्दीक अभी अशोक अधिकारी जी ने की और बताया कि एक स्कूल है जहां पर ये बच्चे बह गए हैं। सर, ये अधिकारी जी, ये जो घटना है जिसकी तस्वीर इस समय हम देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएंगे? ये जो विद्यालय है उसमें से मैंने अभी 5 बजे करीब 5 बजे वहाँ के प्रधानाध्यापक जो प्रिंसिपल राजेंद्र दवाड़ी के साथ बात किया था कि नुवाकोट के जो स्कूल है त्रिशूली मावी भोटेकोशी उसको कहता है, उसमें 1643 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। लेकिन उसमें सुबह स्कूल जाने के टाइम में जो जा रहे थे स्टूडेंट विद्यालय की तरफ, वो स्टूडेंट जब पहुंचने वाले थे स्कूल में और कितने तो अब एग्जाम आने वाला भी है, दशहरा से पहले एग्जाम आएगा, उसके लिए ट्यूशन पढ़ने के लिए भी वो सुबह ही स्कूल पहुंच जाते हैं। इसीलिए वो विद्यार्थी और स्टाफ लोग सुबह से ही जुटे थे। लेकिन जब बाढ़ आया उस 9 बजे, करीबन 9 बजे वहाँ पे बाढ़ के चपेट में पड़ा था। इसीलिए वहाँ पे स्कूल के जो बस है, स्कूल बस से बच्चे को लेके आ रहा था और वो थोड़ा सुरक्षित है। लेकिन जितने स्टूडेंट पहुंच चुके थे स्कूल में वो चपेट में आए। प्रिंसिपल दवाड़ी जी, वो राजेंद्र दवाड़ी प्रिंसिपल ने कहा ये कि तस्वीरें तो बहुत खतरनाक हैं सर। मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि ये तो, इसको देख के तो अवाक रह जाने वाली तस्वीरें हैं ये। ओ माय गॉड के अलावा और कुछ निकल नहीं सकता मुंह से। एकदम स्तब्ध और हतप्रभ कर देने वाली ये तस्वीरें। ये एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, आज की एक और भयावह तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। यहां ये तस्वीर आप देख ही रहे हैं जहां एक सीसीटीवी लगा हुआ है। ये पूरी बिल्डिंग को कैप्चर करने के लिए, उस पर एक बर्ड्स आई व्यू देने के लिए ये असल में सीसीटीवी लगाया गया था। लेकिन अचानक आप देखेंगे कि पानी का इतना बड़ा रेला आता है कि फिर उसके बाद ना तो बिल्डिंग दिखाई देती है और ना किसी चीज का नामो निशान। और मुझको लगता है उसके बाद ये सीसीटीवी भी काम करना बंद कर देता है। वहां तक की फुटेज स्टोर जो थी वो दिखाई देता है। और यहां पर भी देखिए, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े ये एस्टेब्लिशमेंट्स अचानक कैसे इस पानी के आगे बेबस दिखाई देते हैं और फिर कुछ देर में तो इनका नामो निशान नहीं बचता है। यहां ये एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, गिलोंग पोर्ट लैंड क्रॉसिंग की तस्वीर अब आपके सामने रख रहा हूं मैं। दिखाइए वो तस्वीर। यहां इन तस्वीर में आप देखेंगे सैलाब इतनी बड़ी बिल्डिंग को कैसे तबाह करता है। ये देखिए, इस तस्वीर का मैं जिक्र कर रहा था। अब पीके मिश्रा जी के पास जाना चाहता हूं मैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट। सर, ये इस तरह की जब आपदा हो, यहां जितना ज्यादा पानी का रेला दिखाई दे रहा है, इसके बाद सर उस वक्त करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के कोड्स में, एसओपीज में कुछ बचता है, होता है सर? देखिए, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, ये जो हुआ ये हमारा उत्तराखंड में भी हुआ था, केदारनाथ के पास में भी हुआ था और उत्तराखंड में भी काफ़ी 3 बार हो चुका है। और मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ अभी नहीं हुआ, 2026 में, लास्ट ईयर भी हुआ था जिसमें 18 लोग मारे गए थे। 2024 में भी हुआ था, 2023 में भी हुआ था, 2021 में भी हुआ था। ये जो एरिया है ये सिस्मिक जोन में आता है पर्टिकुलरली। अब देखिए, उसमें एवलांच आता है, ठीक है, एवलांच आएगा। एवलांच में जो है डेफिनेटली एवलांच में जो है मलबा और पानी इमरजेंसी बहुत स्पीड में वो नियर बाई जितना रिवर होता है उसी के बीच में आता है और नजदीक वाला एरिया को लेके चला जाता है। लेकिन अगर 1-2 चीजें, अगर बादल फटता है, नंबर 2 अगर यह होता है अपना 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। ये जो अर्थक्वेक जो हुआ 8:37 में जो अर्थक्वेक हुआ, इसका इफेक्ट पड़ा सिस्मिक जोन के ऊपर वहां पर, ताकि वहां जो है एक्सेसिव स्नो मेल्ट हुआ और वो वहां से पर्टिकुलर जो नियरेस्ट रिवर था भोले कोसी रिवर, इसके पास पहले आया और रुस्वा में
वो अपना पूरा सब कुछ लेके चला गया। लेकिन इसमें आपको देखना पड़ेगा, ये इतना स्पीड उसका है, बादल फटने से जो होता है, जो कि हम ऑलरेडी इंडिया में इसको देख चुके हैं, काफी बार देख चुके हैं, लेकिन ये जो हुआ उससे बहुत बढ़ के हुआ। जो लास्ट ईयर यहाँ पर हुआ था रसुआ में, उसका भी मैंने देखा है, उसका वीडियो मैंने देखा है, लेकिन इस बार जो है उसका 10 गुना हुआ है, क्योंकि इतना स्पीड में जो स्नो मेल्ट हुआ है, और वो पर्टिकुलरली पानी बन करके, और जितने रिवर्स थे उनके नजदीक नजदीक, पर्टिकुलरली भोले कोसी रिवर, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, ब्रिज नहीं छोड़ा, हॉस्टल नहीं छोड़ा, बिल्डिंग नहीं छोड़ा, ब्रिजेस नहीं छोड़े, सबको लेकर के चले गए। अब इस टाइम पे अगर आप देखेंगे, हेलीकॉप्टर जो है, हेलीकॉप्टर भी उस एरिया को जा नहीं सका, बिकॉज विंड स्पीड इतना ज्यादा था, उस एरिया में था। इधर आप नेपाल के साइड, नेपाल से तिब्बत के साइड को जाइए, और नेपाल तिब्बत बॉर्डर में भी जाइए, विंड स्पीड में भी वहां पर हेलीकॉप्टर भी नहीं जा सकते मदद करने के लिए, ताकि हम लोगों को उठा करके ला सकते। यही हो सकता है कि रिवर के जो नीचे वाले एरिया में, जब जहां पर थोड़ा वहां बचाव कार्य हो सकता है, और पर्टिकुलरली जहां पर ये जितना रिवर वहां पर आए हुए हैं, उसके साइड में जो गांव बच गए हैं, उनको बताना पड़ेगा कि वो उसको छोड़ करके, अपना घर द्वार छोड़ करके आगे चले जाए। लेकिन डेफिनेटली एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, हमारा इवन हमारे एनडीआरएफ भी वहां पर जा रहे, C-130 प्लेन भी इंडिया दे रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री भी बालन शाह जी से बात कर चुके हैं, पूरा इंडिया उनको मदद करेगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, एनडीआरएफ को बड़ा चौकन्ना होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एरिया है, और इसमें जो जिस तरीके से जो पर्टिकुलरली अर्थक्वेक के बाद जो सिस्मिक चेंजेस आया वो पहाड़ में, और जैसे जो स्नो मेल्ट हुआ, और जिस तरीके से लेक से वो स्नो प्लस मलबा और पानी गया, जिस स्पीड से गया, उसको रोकने के लिए टाइम चाहिए। वो नीचे वाले एरिया में रुक सकते हैं, ये जो उस एरिया में रुक नहीं सकते। ये आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर, ये जो आपने कहा, और अगर सिस्मिक एक्टिविटीज ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, भूकंप जिम्मेदार हैं, ऊपर जो इस तरह की बर्फीली झीलें होती हैं, उन बर्फीली झीलों के किनारे जो होते हैं, उनको तोड़ने में अगर ये भूकंप के झटके उनकी वजह से वो टूटता है, और फिर ये पानी बहुत ज्यादा वेग के साथ ढलान से होते हुए अगर नदियों में आता है, जिसको संभाला नहीं जा सकता। और हम ये जानते हैं कि अगर इस तरह के भूकंप आते हैं तो अक्सर उसके साथ उसके बाद आने वाले झटके भी होते हैं, जिनको आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। संदीप राणा जी क्या हमारे साथ जुड़ गए हैं? अगर संदीप राणा जी हमारे साथ जुड़ जाएं तो प्लीज इन्फॉर्म कीजिएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेपाली कांग्रेस के, उनके जुड़ने का भी हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब मैं इसको लेकर अशोक अधिकारी जी से जानना चाहता हूं। अशोक अधिकारी जी, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में, क्योंकि नेपाल ने कई भूकंप भी देखे हैं, अभी वो 1 दशक पहले वाला भूकंप, उसकी तो अभी भी खौफनाक यादें हैं लोगों के दिमाग में। क्या वहां डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से खुद को गेयर अप करने का काम भी वक्त वक्त पर चलता रहा है? कितना मजबूत देखते हैं वहां के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को आप? देखिए, अभी राहत उद्धार का काम और मृतक लोगों का परिवार को केवल क्षतिपूर्ति बोलने देने वाले का को टिकट साइज में रखिए, बाकी पूरी तस्वीर दिखाइए प्लीज जी। दिने दे वो आपदा पीड़ित लोगों को राहत देने का घोषणा सरकार ने किया। लेकिन नेपाल में जिस तरह का एक जो सिस्टम ये तबाही को और प्राकृतिक विपत्ति को जो जिस तरह से, थोड़ी देर रोक रहा हूं मैं आपको, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि यहाँ इन तस्वीरों के साथ ये आवाजें भी सुननी आवश्यक हैं। देखिए जरा और सुनिए। ये जो यहाँ तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, और ये संभवतः रसुआ का वही पावर प्लांट है जो इसके बाद जिसका नामो निशान मिट गया है। अब अशोक अधिकारी जी, इन तस्वीरों के बारे में भी बताइए जरा प्लीज।
देखिए ये जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है और ये वो निर्माण का प्रोसेस चल रहा था, लेकिन जैसे आपने कहा जो मजदूर लोग भाग रहे हैं वहाँ से निकलने के लिए, वो थोड़ा अपना जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि दूसरी बात आपने कहा कि प्राकृतिक विपत्ति को प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया। लेकिन नेपाल में जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम रहा है, नेपाल में जिस तरह का 9 या 10 महीने में सत्ता परिवर्तन के जो एक तरह का अस्थिरता रहा है, उसकी वजह से ये सरकार को अपना सत्ता जगाने के बचाने के बाहेक इस तरह का नागरिक के पक्ष में काम करने का टाइम ही नहीं मिला। इस तरह से जितना होना चाहिए था, लेकिन नेपाल आर्मी ने जो कर रहे हैं अभी, वो बहुत बढ़िया कर रहा है। और जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और जितने सामान विदेश से भी जो आपदा से निपटने के लिए वो खरीद के लेके आया, जी, नेपाल जी। आर्मी को उसको धन्यवाद देना पड़ेगा। राइट। लेकिन सरकार को जो तैयारी करना चाहिए था, आपने जैसा कहा कि वो उतना नहीं हुआ। सरकारी तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं, लेकिन यहां पर देखिए नेपाल में प्रलय की वजहों के संदर्भ में कुछ एक चीजें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। ये हिमालय जो है दुनिया की सबसे नई और कच्ची पर्वत श्रृंखला है। बनने के हिसाब से इसकी उम्र उतनी ज्यादा नहीं है और ये उतनी पकी हुई नहीं है। यहां ये भी समझिए कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। मतलब ये सीस्मिक एक्टिविटी भूगर्भ में कहां पर चट्टानों का और बड़ी चट्टानें जिनके ऊपर महाद्वीप बसे हुए हैं, वो जो प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स के खिसकने का या रीअलाइन होने का सिलसिला चलता रहता है, जिसकी वजह से ये स्थितियां बन रही हैं। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है और टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से बार बार भूकंप आ रहे हैं। भूकंप से मिट्टी और चट्टानें कमजोर हो जाती हैं। नेपाल तिब्बत क्षेत्र में हजारों ग्लेशियर झीलें हैं। झीलें अक्सर बर्फ और मलबे के कच्चे बांधों से रुकी हुई होती हैं। तापमान बढ़ने की वजह से या भूकंप की वजह से, जैसा इस केस में बताया जा रहा है 4.4 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप, कच्चे बांध टूटते हैं तो ग्लेशियर फटते हैं। और नेपाल में खड़ी ढलान, मतलब एकदम स्टीप स्थिति होने की वजह से ये ढलान एकदम सीधी और खड़ी है। ऐसा होने से पानी का रफ्तार बहुत तेज मोमेंटम पकड़ता जाता है। जब ऊपर से ये पानी का पूरा कॉलम एक तरीके से समझ लीजिए, जब नीचे की तरफ आना शुरू होता है तो वो धीरे धीरे और ज्यादा खतरनाक होता जाता है, क्योंकि वो आप जानते हैं ये मास इनटू वेलोसिटी यहां पर एप्लीकेबल हो जाता है। और दुनिया के मुकाबले हिमालयी क्षेत्र 2 गुने तेजी से गर्म होते जा रहे हैं। यहीं पर वो जो चीजें, वो जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में भाषण आप सुनने को आपको देखने को मिलते हैं, आप सुनते हैं, उनका हासिल क्या है? अगर हासिल कुछ होता तो कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में बड़े देश अपनी जिम्मेदारियां समझते और उस हिसाब से धरती के गर्म होने का सिलसिला कुछ रुकता, थमता। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उसी का ये इफेक्ट है, साइड इफेक्ट कह लीजिए। मॉनसून का पैटर्न बदलने से कम समय में एक ही जगह पर ज्यादा बारिश भी नोटिस की जा रही है और यह भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहाड़ कटकर बिना वैज्ञानिक जांच के सड़कें और परियोजनाएं, पहाड़ काट काट कर वहां पर ये परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। कई बार इसके लिए जो वैज्ञानिकों की तरफ से जो ताकीदें की जाती हैं उनको भी नजरअंदाज किया जाता है और शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है उसकी अनदेखी किए जाने का ये नतीजा होता है कि इस तरह की परिस्थितियां सामने आती हैं। डॉक्टर ओपी मिश्रा, अगर आपको एक पर्टिकुलर किसी चीज के लिए जिसको आप समझते हैं कि सबसे बड़ा जिम्मेदार ये फैक्टर है इस तरह की परिस्थितियों के लिए, अगर अंडरलाइन करना हो, तो क्या वो प्रकृति की वक्र दृष्टि है या इंसान की तरफ से किए जाने वाले इंटरवेंशंस? देखिए, एक्चुअली प्रकृति के जो एनर्जी लेवल है, इट वाज नॉट प्रिडिक्टेबल। तो आप देखिए, ये रासुआ का जो डैम बना था, ये 2024 में 24 के 31 दिसंबर को इसको कमीशन की गई थी। लेकिन जब ये बन रहा था तभी जो है 2015 का अर्थक्वेक 7.9 आया था, नेपाल अर्थक्वेक, आपको याद होगा। तो वैज्ञानिक ये कहता है कि हम अर्थक्वेक रिस्क रेजिलियंट यदि बिल्डिंग बना लें तो वो किसी भी डिजास्टर के लिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो या लैंडस्लाइड्स हो या एवलांच का हो, वो झेल सकता है। तो ये एक्चुअली जो है स्ट्रक्चरल रेजिलियंस का प्रॉब्लम है।
यदि हमको अर्थक्वेक प्रोन जोन में अपना स्ट्रक्चर बनाने हैं, डैम बनाने हैं, पावर हाउस बनाने हैं या टनल बनाने हैं या जो भी हमें करना है, तो हमें बहुत ही टफेस्ट इंजीनियरिंग जो मापदंड है उस पर खरा उतरना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, ये कोई आपको याद होगा लोहतक में भी ये सिक्किम के में रातें रात जो है ग्लव टूटा था और आया था, वो भी अर्थक्वेक के चलते ट्रिगर्ड हुआ था नजदीक में। तो ये अर्थक्वेक आना लाजमी है और ये आएगा ही, क्योंकि ये डायनेमिज्म ऑफ द हिमालय और यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टेक्टोनिक्स का ये है। इसलिए इसको बचाने के लिए एक ही रास्ता है कि आप प्रकृति के साथ, जैसे जापान ने किया है, कि उसी तरह से आपको देखना पड़ेगा कि यदि हमारा डैम एक अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड के रिस्क रेजिलिएंट 8 बनाते हैं तो वो 4 का भी रिस्क सहन कर लेगा, प्रोवाइडेड कि अर्थक्वेक शेकिंग हो। लेकिन उसके साथ हाइड्रोस्टैटिक यदि प्रेशर आता है तो उसके लिए भी डैम के डिजाइन उसी तरह से करना पड़ेगा जिससे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और लिथोस्टैटिक प्रेशर दोनों को सहन कर सके। तो यहाँ पर ये काफ़ी मापदंड को मानना, इम्प्लीमेंट करना और उस पर अध्ययन करने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में सारे डिजास्टर इफेक्ट बढ़ते जा रहे हैं और इसके पैटर्न बदलते जा रहे हैं और हमको उसके साथ पेश बना के रखना पड़ेगा। प्रकृति के साथ तादाद में बनाना पड़ेगा, वरना उसके अलावा आगे बहुत बड़ी बड़ी विभीषिकाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। लेकिन ना तो इस मामले में कहीं सरकारें बनती बिगड़ती, ना इस मामले में कहीं वोट डाले जाते, ना कहीं इस मामले में आप जानते हैं कि इसके लिए कॉप जैसी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जैसी तमाम कोशिशें होती हैं, लेकिन वो केवल उनका ऐसा लगता है कि टोकन सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है। बियॉन्ड दैट अगर उसका हासिल होता तो जाहिर है ये सब रोकने में मदद मिलती। लेकिन अब मैं पीके मिश्रा जी आपसे समझना चाहता हूँ, ये इंडिया की तरफ आपको कितना खतरनाक, क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया है, इस तरफ आपको इसका कितना असर होता हुआ दिखाई देता है, ये सवाल मैं आपसे जानूंगा। लेकिन उससे पहले नेपाल की मदद के लिए भारतीय वायुसेना तैयार है। स्टैंड बाय मोड पर भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान C-17, C-130J और C-295 विमान स्टैंड बाय में रखे गए हैं। स्टैंड बाय मोड पर आज IAF का, इंडियन एयरफोर्स का C-130 विमान राहत सामग्री बहरहाल ले जाने वाला है। आज देर रात उड़ान भर सकता है C-130। NDRF की बाढ़ राहत टीम भी स्टैंड बाय पर है, लेकिन पीके मिश्रा जी कह रहे हैं कि इधर से जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स जाए उसको बहुत सावधानी के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऐसी ग्लेशियल लेक्स हैं, तो ऐसा ना हो कि ग्लोव का खतरा आने वाले दिनों में भी बरकरार रहे, ये ध्यान रखना पड़ेगा राहत और बचाव के समय। पीके मिश्रा जी, और कोई ऐसी बात जो खास तौर से आप अंडरलाइन करना चाहते हैं इस समय? बिल्कुल, आप पूछ रहे थे हमारे पर्टिकुलरली इंडिया में क्या प्रॉब्लम होगा। मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, इसका इफेक्ट जो है हमारा कोसी रिवर में आएगा, गंडक रिवर में आएगा, क्योंकि ये पानी जो है जिस तरीके से, जिस स्पीड से ये पानी गया है, इसका इफेक्ट जो है हमारा जो नेपाल को सटा हुआ जो एरिया है, पर्टिकुलरली कोसी गंडक इसके नजदीक वाला जो हमारा विलेजेस है, उनको ऑलरेडी अलर्ट करके रख दिया गया है। वहां पर SDRF ऑलरेडी वहां पर तैनात करके रख दिए हैं। और मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि हमारा जो NDRF टीम अभी नेपाल जाने वाले हैं, उनको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये जो 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ, ये एक नहीं, इसका इफेक्ट और भी होगा, बढ़ भी सकता है, इवन घट करके 3 भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो इसका इफेक्ट जरूर ग्लेशियर के ऊपर आएगा। और कौन से ग्लेशियर के ऊपर आएगा? जैसे हमारा हरसू जो था उत्तराखंड में, वो गिरा था, जिसमें कि काफी क्षयक्षति हमारा हुआ था। तो वहां पर ये पता नहीं कौन सा ग्लेशियर गिरेगा और कहां पर तबाही मचाएगा। तो इसलिए हमारे टीम को बहुत सावधानी बरतना है, और पर्टिकुलरली अगर हमको हेलीकॉप्टर भी भेजना है, उस एरिया में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए हेलीपैड, हमको हेलीकॉप्टर से अगर हम भेजते हैं हमारा टीम को, NDRF हो, अगर हम उनको ड्रॉप करते हैं, वी हैव टू बी वेरी क्लियर कहाँ पर वो ड्रॉप होंगे। लेकिन उसके लिए पूरा तैयारी करके जाना चाहिए, पूरी इक्विपमेंट लेके जाना चाहिए। और जो है NDRF का ग्रुप जो आएगा, वो बिल्कुल एक छोटे ग्रुप पे रहना चाहिए, ताकि अगर कोई 2 आदमी भी फंस जाए। सर, लेट मी कम बैक टू यू अगेन सर। एक ब्रेकिंग मैं अपने दर्शकों को बता दूं, नेपाल बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। बाढ़ में अब तक 55 लोगों की मौत, पहले आंकड़ा 9 का आया, उसके बाद 18 का आया। अभी जब कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, अशोक अधिकारी जी ने बताया था कि ऑफिशियली ये 18 रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, लेकिन अब 55 लोगों की मौत की खबर। जाहिर है ये अंदेशा है कि आंकड़ा बहुत बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि 400 से ज्यादा लोग लापता हैं और 133 तो भारतीय सैलानी ही लापता बताए जा रहे हैं। इसलिए ये आपदा बहुत बड़ी हो सकती है। नंबर्स के हिसाब से ये अंदेशा बना हुआ है और आप ये देख रहे हैं
कि ये अंदेशा जैसे 9 से 18 और अब 55 बताया जा रहा है, ये अंदेशा सच भी साबित होता जा रहा है। अशोक अधिकारी जी, इस बारे में और ख़ास तौर से इस लोगों को सूचना देने के संदर्भ में नंबर्स, कॉल सेंटर्स, उनमें लोगों की तत्परता, लोगों को जानकारी, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने के हिसाब से वहाँ के तंत्र को कैसे काम करते देख रहे हैं आप? संचार मंत्रालय ने जितने भी इफेक्टेड जिला है बाढ़ी के जो जहाँ जहाँ तबाही मचा रखा है उन सारे जिला को निःशुल्क टेलीकॉम सर्विस दूरसंचार सेवा पहुंचा दिया है। जैसे कि एसएमएस, फोन कॉल करने के लिए और डाटा चलाने के लिए कुछ भी पैसा शुल्क नहीं लगेगा। और दूसरी बात यह है कि बाढ़ी का दूसरा सूचना भी राष्ट्रीय विपद आपदा प्राधिकरण ने एक सूचना जारी करके जो जहां से तिब्बत जो सैटेलाइट का इमेज आया है वहां के जो 3 ग्लेशियर्स लेक में से एक फूटा है वहां पे, लेकिन दूसरा भी जोखिम युक्त है, जोखिमपूर्ण है। इसीलिए जितने भी आज जो त्रिशूली और लेने और दूसरे खुला और नदी के किनार में जो लोग आज फंसे उससे ऊपरी इलाका से बस्ती खाली कराने के लिए सुरक्षाकर्मी और सरकार को सूचित किया है। और राष्ट्रीय विपद प्राधिकरण ने ये कहा कि वहां से जो आज सुबह हिमनदी फूटा था और वहां से 7 किलोमीटर ऊपर में दूसरा पानी का डैम बन रखा है। इसीलिए तटीय क्षेत्र में जाने के लिए और वहां से जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको वहां से बाहर निकालने के लिए अभी सूचना जारी किया है। मैं आने वाले वक्त में आगे भी आपके साथ जुड़ूंगा सर। अशोक अधिकारी जी, मैं आपके पास फिर लौट रहा हूँ। ये आपने खास तौर से इन तस्वीरों को समझने में, वहाँ के हालात समझने में आपने खास तौर से नेपाल से जुड़कर बहुत मदद की है हमारी। बहुत धन्यवाद आपका।